अभिषेक, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं कि भाई अभी तक और क्या सुधार कर सकते हैं उनमें। एक दिन मैं क्लास लेने वाला हूँ ऐसे की, तो ऐसे भी देख लेंगे। वैसे शेड्यूल में लास्ट टाइम था, लेकिन पहले से भी कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। हाँ सर, थोड़ा सा ऐसे का बता दीजिएगा। हाँ, ऐसे और पतलेखन पवन सर बता देंगे, और ऐसे बता दूंगा मैं, क्योंकि हम 2-3 ऐसे कुछ बच्चे भेज रहे हैं, तो ऐसे में क्या कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। मेन ऐसे का काम होता है कनेक्टिविटी, और वही चीज नहीं हो ऐसे में तो फिर ऐसे नहीं होता, फिर तो जीएस वगैरह ऐसा लगता है। आज गणेश विसर्जन है, तो सब लोग मैदान से वहां गए हैं। फिर हाँ, एक चीज और, आपकी कॉपी में वर्तनी बहुत गलत होती है, मतलब आप शब्द बहुत गलत वर्तनी लिखते का हो। कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है वो स्पीड के कारण। वैसे अब सुधार कर रहा हूँ सर, मैं जैसे लिखता हूँ कुछ वर्ड अगर मुझे दिक्कत आती है तो मैं पहले उसको लिख के देख लेता हूँ रफ में। हाँ, क्योंकि तो ऐसे करके वर्तनी, हाँ, गलती कुछ चल जाती है, ऐसा नहीं है कि कुछ ना चले, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हो रही है ना तो वो बड़ा हो और वो छोटी बड़ी में बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़ा हुआ और छोटा हुआ। आप ना मिस्टेक सुधार की जगह सुधार कर देते हो, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वो ये दिखती हैं, पहली नजर में दिख जाती हैं, ठीक है। ठीक है सर, वो कर रहा हूँ मैं, उस पर भी करूँगा। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सचिन कैसे हो? बढ़िया। चलो देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन का हमारा जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य। हम पहले ही बता चुके हैं, जनसंख्या वृद्धि वाले अगर राज्य आए तो हम क्या करेंगे, सीधे ना लिखते हुए हम कैसे लिखेंगे, क्रोनोलॉजी में लिखेंगे, ठीक है। अगर उसमें सीधा दिया होता कि 3 राज्य में भी हम क्या रखते, सबसे ज्यादा वृद्धि, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से क्रोनोलॉजी को मेंटेन करना है हमेशा, भले इसमें नहीं दिया हो, ठीक है। इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि सबसे बड़े या अधिक जनसंख्या, केवल अधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो मेघालय में सबसे ज्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश में 25, बिहार में 25, जम्मू कश्मीर में कितनी है, 23। क्रोनोलॉजी के हिसाब से लिखेंगे। प्रवास क्या होती है, लोगों का अपने सामान्य निवास स्थान से दूर चले जाना, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, प्रवास कहलाता है। मुख्य तौर पर ये क्यों किया जाता है, आर्थिक कारणों से किया जाता है, ठीक है। इनकम के लिए भाई, और अच्छी सुविधाओं के लिए। एक तो ये आर्थिक वाला कारण किस में आ जाएगा हमारा, अच्छी सुविधाओं के लिए में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, शरणार्थी में क्या अंतर हो जाता है फिर प्रवास और शरणार्थी में, कौन बताइए, पुष्मिता। पुष्मिता, हेलो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। पर जो प्रवास होता है वो एक नॉर्मल टर्म्स में होता है, लेकिन जो शरणार्थी होता है वह किसी देश में गृह युद्ध या आंतरिक अशांति, इन कारणों के कारण जो लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं वो शरणार्थी की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, तो डरा धमका कर विवश होकर जो किया जाता है वो शरणार्थी कहलाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होता है, ठीक है, और वो स्वेच्छा से नहीं हो रहा है, तब हम उसको शरणार्थी कहेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब हमारा रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और क्या है, इनका उपयोग कहाँ होता है, रेडियो मोबाइल संचार इनमें होता है, ठीक है। इनकी जो है तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 1 mm से 1 किलोमीटर तक होती है, शायद 100 किलोमीटर तक, सॉरी, कितनी होती है, 100 किलोमीटर तक, ठीक है। और फिर ये सब चीजें, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो मोबाइल संचार इन सब में किया जाता है, ठीक है, क्लियर है।
अब है रिएक्टर डाटा, एक होता है वेक्टर डाटा, एक होता है रिएक्टर डाटा। तो वेक्टर डाटा में क्या है, पुंज होते हैं ना, बिंदु बिंदु, उनसे निकाली जाती है। और इसमें जो निकाली जाती है रिएक्टर डेटा में वो होती है पिक्सल आधारित। ये जो बॉक्स बन रहे हैं ना वो एक पिक्सल को दर्शा रहे हैं, तो पिक्सलों से मैपिंग की जाती है। ठीक है, उपयोग कहाँ होता है, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग वगैरह में। परिभाषा बता दी, परिभाषा के बाद हमने क्या बता दिए, इसके उपयोग बता दिए। नेविगेशन उपयोग, उपग्रह कौन से होते हैं, वे उपग्रह जो स्थिति निर्धारण, नेविगेशन या समय सेवा प्रदान करते हैं। तो भारत का एक ऐसा ही सिस्टम विकसित किया गया है, उसको क्या कहते हैं, हमने नाविक नाम दिया गया है, IRNSS। ठीक है, आप उसमें था बताइए, पूछिए। तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं एज इट इज, NAVIC, या फिर हिंदी में हाँ लिख दो, उसका नाम है, बिल्कुल उसका नाम है तो लिख सकते हैं। जैसे IRNSS लिखा है ना, जिसका जो नाम है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब खराज शिल्प क्या है, खराज शिल्प एक तरीके की क्या होती है, मध्य प्रदेश की प्रमुख या प्रसिद्ध, दोनों उपयोग कर सकते हैं सब, कास्ट शिल्प है, या फिर तो आप प्रसिद्ध कास्ट शिल्प कर दीजिए, प्रमुख कास्ट शिल्प कर दीजिए। इसका वस्तु निर्माण कौन कौन से होते हैं, इससे खिलौने बनते हैं, मुख्यतः तौर पर खिलौने बनते हैं और सजावटी सामान बनता है। क्षेत्र कौन सा है जहां पर ये प्रसिद्ध है, शिवपुर, मुरैना, रीवा, बुधनी। ठीक है, हमने 3 चीजें बता दी, कास्ट शिल्प है, निर्माण किससे होता है, हाँ आपने लकड़ियां बताई हैं, अब से आपने लकड़ी लिखी थी, हाँ लकड़ी की जगह मत लिखो उसको, वस्तु निर्माण सीधे लिख दो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, आप क्योंकि लकड़ी तो ऐसा है कि अब स्पेसिफिक होती जरूर है, लेकिन कितनी हो सकती है, मुख्य तौर पे फोकस उसका हमारा क्या है, ये है वस्तु निर्माण, इससे कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं और कौन कौन से क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, अब है जहांगीर महल, तो वीर सिंह जूदेव द्वारा जहांगीर की यात्रा के दौरान निर्मित महल। हमने यहाँ पे दो तीन चीजें बता दी, एक तो वीर सिंह द्वारा जूदेव है, वो वीर सिंह जूदेव द्वारा जहांगीर की यात्रा के दौरान, क्योंकि वीर सिंह का मित्र था जहांगीर, और वीर सिंह ने किसकी हत्या की थी, कौन बताएगा, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की। हाँ अबुल फजल, क्योंकि अकबर के कौन थे, दोस्त थे, और बड़ी कहते ना कि इल्ली कर देना, तो जहांगीर कुछ भी करते तो अकबर को बता देते, जहांगीर बड़ा परेशान था, तो उन्होंने कहा जाओ इनको निपटवा देते हैं, तो इनके मित्र वीर सिंह ने इनकी मदद की थी। और असल में वीर सिंह को जो गद्दी दिलाई गई थी, ठीक है, वो अभी किसने दिलवाई थी, जहांगीर ने दिलवाई थी। ठीक है, फिर अवस्थिति हम सेकंड नंबर पर रखेंगे, कहाँ है, ओरछा में है, और विशेषता क्या है इसकी, हिंदू मुस्लिम शैली है। ठीक है, जहांगीर महल ये ओरछा में है। ठीक है, और बलुआ पत्थर से निर्मित है, और 5, ठीक है, और अब है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हमने ये बताया अवस्थिति, फिर स्थापना, फिर क्षेत्रफल, एक साइड, ये क्या हो गई, हमारी भौगोलिक हो गई। लेकिन हम पर्यटन की स्तर, ये कौन सी यूनिट में है, हमने कहा कि सिलेबस डिसाइड करेगा हम क्या लिखेंगे, तो कौन सी यूनिट में, ये पर्यटन वाली में। ये जो क्वेश्चन आया है वो ज्योग्राफी में पूछा गया है या फिर पर्यटन वाली स्थिति उसमें पूछा गया, बताएं कौन बताएगा। तो हमने कल बताया था कि जो भी आंसर होगा वो यूनिट को देख के यूनिट को देखकर क्या किया जाएगा, फ्रेमिंग की जाएगी कि कौन सी यूनिट में है, तो पर्यटन वाली यूनिट से हमने पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर दार्शनिक स्थल या फिर कौन कौन सी हम चीजों को देख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे, शैलाश्रय मिलते हैं, बहुत सारे विभिन्न जानवर मिलते हैं, और वनस्पतियां मिलती हैं। मुख्य तौर पर हमारा क्या होगा, ये पोर्शन इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए, ये भौगोलिक है, जो भूगोल में अगर होता तो हम ये बताते केवल, और क्योंकि ये पर्यटन वाली में पूछा गया है तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है इंपोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, लेकिन हमने दोनों पोर्शनों को रखा है ताकि क्या हो जाए, वो बैलेंस रहे। समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, कालिदास समारोह क्या है, प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ हुआ 1958 से, आयोजन कहाँ होता है, उज्जैन में। अब इसमें विशेष क्या है, तो रंगमंचन होता है, नाट्य प्रदर्शन होता है, चित्र प्रदर्शन होता है, और आयोजक कौन है, कालिदास अकादमी और राज्य पर्यटन निगम है। हमारे 4 पॉइंट हो गए। स्वाटा क्या है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है, अवसर
शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिन चलता है, इसे हम नवरात्रियों में खेलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये विशेष क्या है इसमें, कुंवारी कन्याओं द्वारा ही मनाया जाता है। क्लियर है? कोई भी पर्व आएगा तो कैसे लिखेंगे हम 3 पॉइंट, कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, किस अवसर पर होता है, और अन्य विशेष जानकारी, जैसे कुछ महिलाओं द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ पुरुषों द्वारा होता है, या फिर उस पर्व के बारे में कोई विशेषता जुड़ी होती है, तो हमारा तीसरा पॉइंट जाएगा। पहला उसका क्षेत्र, दूसरा उसका अवसर, और तीसरा उसके संबंध में कोई विशेष जानकारी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 पर टिप्पणी कीजिए। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो इसका परिचय, देश की जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन से संबंधित चुनौतियों मुद्दों का समाधान करने स्वीकृत एक नीति है। देखो, इसमें हमने सारे डायमेंशन भूमिका में ही ले लिए, जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन, और इनसे संबंधित चुनौतियां और मुद्दों का समाधान करने के लिए स्वीकृत नीति। तो हमारी जो भूमिका होगी ऐसे क्वेश्चन में कैसी रहेगी, होलिस्टिक रहेगी, जो पूरे के पूरे डायमेंशन दे दे, ठीक है। कि ये बात हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि हमारी जो भूमिका है वो वही तय कर देती है कि आगे हम क्या दे रहे हैं। अगर वो इतना भी कोई पढ़ ले तो क्या मन भर जाएगा, यार ये जो है नीति के बारे में सारी जानकारी दे दी, तभी तो हमने क्या लिखा है इस नीति के संबंध में भूमिका में। तो भूमिका क्या लिखनी है, हमें ऐसी भूमिका लिखनी है जो होलिस्टिक हो, मतलब सारी जानकारी दे दे। तो भाई जनसंख्या वृद्धि के संबंध में चुनौतियां जो होंगी उनको भी निपटाएगी, परिवार नियोजन से संबंधित है या अन्य कोई चुनौतियां हैं और उनका मुद्दों का समाधान भी यही बताएगी। हमारी हो गई पूरी भूमिका, ठीक है। अब इसने लक्ष्य तय किए गए थे, तो 3 आधार पर लक्ष्य तय किए गए थे, तत्काल, मध्यावधि और दीर्घकालिक। तत्काल क्या भैया, गर्भ निरोधक दे दो, ठीक है, बुनियादी ढांचा मजबूत कर दो। और मध्यावधि में क्या कर दिया कि 2010 तक हम जो जन्म दर है उसको 2.1% पर लाएंगे, और दीर्घकालिक क्या है, 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। और साथ ही साथ कहा कि जितनी जनसंख्या हो उतने ही संसाधन होने चाहिए। मतलब जनसंख्या को किस तरीके से स्थिर करना है, मतलब जनसंख्या का दबाव ना पड़े संसाधनों पर, ठीक है, तो इस तरीके से स्थिर कर देना है। हमारा उद्देश्य, तीनों लक्ष्य बता दिए। उद्देश्य क्या था, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कमियों की जरूरतें पूरी करना, बुनियादी प्रजनन सेवा प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य हो गया। इसकी अगर हम कमियां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक लाइन हम कमियों की भी देंगे, क्योंकि प्रश्न में टिप्पणी कहा गया है और टिप्पणी में कम से कम 3 से 4 डायमेंशन होने ही चाहिए। तो एक जो कमियां वो आप लोगों के लिए छोड़ दी, आप बताइए इसमें कमियां क्या दिखती है। कोई भी स्वास्थ्य नीति आती है उसमें एक ही कमियां होती है जो मुख्य तौर पर देखी जाती है, बताएं कौन सी कमी देखी जाती है। क्रियान्वयन, नहीं, क्रियान्वयन के लिए तो ढांचा दे देते हैं लोग। वित्त की, वित्त के प्रबंध की, वित्त के प्रबंध की। भैया आप ये सब चीजें करोगे तब ना, जब आपके पास वित्त होगा। तो वित्त के प्रबंध की हम क्या छोड़ देते हैं, हमेशा जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वित्त का कोई विशेष उसमें जानकारी नहीं मिलती है। क्लियर है? रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग बताइए। तो जब अनुप्रयोग पूछा गया है तो हम एक लाइन में क्या बताएंगे, इसकी परिभाषा देने का प्रयास करेंगे, एक या 2 लाइन में। तो हमने सरल सी परिभाषा निकाली है रिमोट सेंसिंग की, पृथ्वी की सतह से सीधा संपर्क किए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या व्याख्या करने का क्या विज्ञान नहीं, क्या है, रिमोट सेंसिंग है। सरल से सरल परिभाषा लिखने का प्रयास करें, क्लिष्ट से क्लिष्ट परिभाषा देने की कोशिश नहीं की जाएगी। एक बात जान लो, हम क्या है, परिभाषा को टफ करने की कोशिश कर देते हैं। तो परिभाषा को टफ करने से क्या हो जाता है कि जो पढ़ रहा है उसको भी समझ में नहीं आता, आपने तो लिख दी। समझ में आया कि हम सरल से सरल परिभाषा क्यों देंगे, क्या उद्देश्य होना चाहिए। क्लियर है उद्देश्य हमारा, ठीक है। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, लैंड कवर और लैंड यूजेज मैपिंग में, जैसे हमने वन, कृषि भूमि का 1-2 के उदाहरण दे दीजिए, ज्यादा के मत देना, 1-2 के तो हम जरूर है मस्त अनुप्रयोग में। कृषि और फसल की निगरानी, जैसे सूखा, कीटनाशक वगैरह, कीट लग गए, उसकी जानकारी मिल जाएगी। पर्यावरण निगरानी और प्रबंधन, प्राकृतिक खतरे और आपदा प्रबंधन, शहरी योजना और विकास, भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण, जल संसाधन और प्रबंधन। हमने किसके उदाहरण दिए, मात्र 2 के, आप 3 के भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 3 के तो आवश्यक है। अनुप्रयोग कम से कम 5 से 6 लिखें। अगर आप 4 लिख रहे हैं तो कमी पड़ जाएगी, आपको नंबर मिलेंगे फिर 3।
और ठीक है, इसलिए 5 से 6 लिखें और 2 में उदाहरण दें कम से कम। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस तरीके के प्रश्न की। क्लियर है? सरल से सरल परिभाषा, 5 से 6 पॉइंट हमने दे दिए। यहाँ तक कोई कमी दिख रही है? कोई किसी को कोई क्वेश्चन? अजय वर्मा, आप आज पहली बार आए हो। अजय? हाँ सर। हाँ, कोई समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। आज जल्दी आना हो गया सर, तभी क्लास ज्वाइन कर। अच्छा, हाँ, 2-3 दिन से मैं देख रहा था आप क्लास नहीं ले पा रहे थे। नहीं ले पा रहा था सर। हाँ रोशनी, हाँ डेफिनेशन लिखनी होती है हमें। अनुप्रयोग देखिए 7 मार्क आए तब कुछ नहीं दिया, उसमें विशेषता लिखी है। मान लीजिए कि कोई आ गया, उसकी विशेषता लिखी, कुछ चीज आ गई उसके दोष लिखिए। उसमें परिभाषा पूछी नहीं है तब भी हम परिभाषा देंगे, 1 लाइन की देने वाले। हाईएस्ट 2 लाइन की चली जाए, तीसरी लाइन में तो जानी ही नहीं चाहिए। मतलब ये मान लीजिए तीसरी लाइन में गई, आपके नंबर कट गए, लेकिन उसके बारे में एक छोटी सी लाइन जरूर देंगे हम। है क्या, किसके बता रहे हैं, अनुप्रयोग बता रहे हैं तो किसके बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम 1-2 लाइन की दे देते हैं। इससे क्या है, नंबरिंग जो है आपकी बढ़ जाती है। अब देखिए खजुराहो पर टिप्पणी कीजिए। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। मैंने पूछी है खजुराहो पर टिप्पणी, आप लोग क्या करते हैं ज्यादातर कि खजुराहो के मंदिरों पर टिप्पणी कर देते हैं। मैंने मंदिर शब्द का ही प्रयोग किया है। यही चीजें हम सिखाना चाह रहे हैं कि प्रश्न को समझें, उसके बाद ही उसका आंसर दें। प्रश्न में क्या पूछा गया है उसका आंसर वही होगा। तो खजुराहो पर टिप्पणी है या खजुराहो के मंदिरों पर टिप्पणी है? प्रश्न में क्या है भाई, आप लोग बताओ। क्या बात है, सब चुपचाप हैं? खजुराहो पर, ठीक है। इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको दिमाग में बैठी रहनी चाहिए बातें, ठीक है। मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। कौन बताएगा? हाँ उपस्मिता पूछिए। सर खजुराहो पर बोला है तो ऑब्वियसली खजुराहो बोलना है, उसमें मंदिर एक पार्ट है, बाकी एक उसमें पार्ट है। हाँ, लेकिन सर बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है उस वक्त। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम क्या है गलती कर देते हैं, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या कहा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल स्थल है, मतलब विश्व धरोहर की सूची में शामिल एक स्थल है। हमारी परिभाषा या परिचय, ठीक है, इसका परिचय हो गया। फिर हमने अवस्थिति बता दी। अवस्थिति में क्या है, कहां पर है, छतरपुर में है। प्रसिद्धि का क्या कारण है भाई खजुराहो की? एक तो चंदेलों की राजधानी रहा था और चंदेलकालीन मंदिर मिलते हैं। 2 प्रसिद्धि के कारण है इसके, राजधानी और यहाँ पे मंदिर मिलते हैं। प्रसिद्ध मंदिर, आप चाहे तो प्रसिद्ध मंदिरों को ऐसे करके लिख सकते थे, पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी, इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, या फिर सीधे भी लिख सकते हो, क्योंकि मंदिरों का केवल एक हेडिंग होगी, दो या 3 लाइन में होगी। फिर विशेष क्या मिलती है ये हमें यहाँ से, यहाँ जैन हिंदू मंदिरों के साथ साथ अनेक तालाब मिलते हैं, और यह क्या है, विदेशी पर्यटकों का प्रसिद्ध गंतव्य स्थल। ये होगी हमारी खजुराहो पर टिप्पणी। खजुराहो के मंदिरों पर होती तो हम मंदिरों के, फिर हम क्या करते, केवल और केवल किस पर टिप्पणी करते, मंदिरों पर। लेकिन हमारी क्या है, किस पर करनी थी हमें, खजुराहो पर। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन हम कहां गलती कर देते हैं। क्लियर है? किस किस को क्लियर है? मेरा से सबको, ठीक है। आधुनिक काल के प्रमुख, हाँ आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकारों की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, टिप्पणी कीजिए, बताइए। तो हम क्या करेंगे भाई, ये टेबल फॉर्म में उपयोग करेंगे। मैंने कहा कि भाई टेबल फॉर्म आपके लिए जीवन बूटी, और टेबल फॉर्म में ही आपको बहुत सारे चीजें जब देनी हो तो टेबल फॉर्म में देंगे। तो इसमें कहा संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, तो जानकारी अगर देंगे तो केवल रचना लिखकर छोड़ देंगे क्या? उसने रचना पूछी है, प्रमुख साहित्यकारों की रचना लिखिए या फिर संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। प्रश्न क्या है हमारा, जानकारी दीजिए। तो इसका फिर से रचना क्या हो जाएगी, एक पार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर क्या होता प्रश्न, साहित्यकारों की रचनाओं की जानकारी दीजिए, तो हम क्या जन्म स्थान लिखते, फिर नहीं लिखते, नाम और रचना, नाम और रचना। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, जानकारी। अब इसमें एक चीज और बता दूं, आप एक पॉइंट और बढ़ा सकते थे कि भाई इनका जो है जन्म स्थान बता दिया, या फिर जन्म दिनांक भी लिख सकते थे। एक पॉइंट, जन्म दिनांक का भी हो सकता था, और यहाँ पे रचना का एक रचना, यह भी हो सकता था।
तो हमने 4 पॉइंट बता दिए, ये भी बेस्ट है। एक रचना, दो भी नहीं, एक रचना लिख दी बस सफिशियंट है। साहित्यकार, जन्म स्थान, रचना, जन्म तिथि या जन्म दिनांक और रचना उनकी एक। इतना भी करते वो भी बेस्ट था और इतना भी करते वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो एक पॉइंट और बढ़ा सकते थे। क्लियर, समझ में आया? प्रश्न दोनों कैसे हैं, थोड़े से घुमावदार दिए मैंने कि ताकि आप समझ पाए प्रश्न का नेचर क्या होता है और हम प्रश्न कैसे लिख देते हैं, उत्तर कैसे लिख देते हैं। समझ में आया? क्लियर है सबको यहां तक? हाँ पूछिए काजल। सर अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि साहित्य कला का की जानकारी दीजिए तब क्या लिखते? क्या साहित्य की? साहित्य कला के बारे में पूछा जाता। अच्छा, साहित्य कला के बारे में पूछा जाता तो केवल और केवल हम रचनाएं लिखते थे और साहित्यकार के नेम नहीं लिखना पड़ता? नहीं, साहित्यकार के नाम तो लिखेंगे ना, साहित्यकार और उनके सामने उनकी रचनाएं बस। अब हमने साहित्यकारों की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए प्रश्न ये, इसलिए हम क्या करें, साहित्यकार, जन्म स्थान, उनकी जन्म दिनांक और उनकी एक रचना भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, साहित्य की जानकारी नहीं पूछी गई है। जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में हमारी क्या पूछी गई थी, टिप्पणी किस पे थी, खजुराहो पे, ना कि खजुराहो के मंदिरों पे, तो हमने खजुराहो के बारे में बताया। यहाँ पर भी क्या है, साहित्यकारों पर बताना है, साहित्यकारों के बारे में बताना है, ना कि साहित्य के बारे में बताना है। क्लियर है? ओके ठीक है, जो छोटी छोटी गलतियां वो ये ऐसी छोटी गलतियां होती हैं। मैं तो देख के दंग रह जाता हूँ कि भाई प्रश्न शायद बच्चे पढ़ते नहीं है, क्या नहीं करते समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि लिखने की ज्यादा पड़ती है, नहीं हमें आ गया अब तो हम सीधे लिख देते हैं, तो वो प्रवृत्ति नहीं हो। ठीक है, हमें सीधे लिखना नहीं है, पहले समझना है कि प्रश्न जो है क्या पूछा जा रहा है। क्लियर है? जी सर। हाँ, अब है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी दीजिए। तो मध्य प्रदेश में प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक स्थलों के संबंध में क्या एक धनी राज्य है। हमने थोड़ी सी क्या बता दी कि भैया जो है मध्य प्रदेश बहुत सारी धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पुरातात्विक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं। अब हम बताएंगे, अब हमारी भूमिका कहाँ पे आ गई, धार्मिक स्थलों पे आ जाएगी। एक हमने भूमिका में दो डाइवर्सिटी रखी है, एक तो सारे बता दिए, फिर हमने मूव कर दी धार्मिक स्थलों पर। तो क्या कर दिया, धार्मिक विविधता के कारण हमें विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। क्लियर है? हमने मूव कहाँ कर दिया, स्विच कर दी धार्मिक पे, पहले अन्य चीजें बता दी फिर धार्मिक पे कर दी। केवल 4 लाइन में किया है हमने, 6-7 लाइन नहीं लेनी है। अब हम धार्मिक स्थल क्या है एक टेबल फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे बनाते तो हमारी जगह ज्यादा गिरती। हमें एक चीज और समझ लेना है कि 10 मार्क को या 7 मार्क को हमें कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की प्रयास करना है। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जैसे हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे बना देंगे भाई मैं सामाजिक व्यवस्था, तो हमारा ये जो स्पेस है वो यूज हो जाए अच्छे से। या फिर हम ऐसे बना सकते हैं सामाजिक व्यवस्था के, तो एक लाइन 3 लाइन में हो जाएगा। यहाँ से बना देंगे तो भी हमारा क्या है, ये वाला स्पेस बच जाएगा, ये वाला जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस बच जाएगा। तो हमें स्पेसिंग बचानी है। एक और है, जब हमारे पास ज्यादा पॉइंट हो रहे हैं तो इस तरीके से बनाया और हम क्या कर दें, 5-6 पॉइंट है और जो हमें टेबल फॉर्म में लिखनी है तो ऐसे लिख दें साइड में। एक ये भी तरीका हो सकता है। 10 मार्क में और सीखेंगे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। तो हमने क्या है, क्या किया पहले कि भाई धार्मिक स्थलों को बता दिए टेबल फॉर्म में। तो कितने धार्मिक स्थल है, हिंदुओं के क्या है, चित्रकूट है, ओमकारेश्वर, उज्जैन, मेहर, मुख्य दतिया, अमरकंटक, बौद्धों के लिए, इस्लाम के लिए, सिख के लिए। सिख का तो मुख्यतः कौन सा है, ग्वालियर में दाताबंदी छोड़ा गुरुद्वारा ही है। ठीक है, अब हम क्योंकि इनको डिटेलिंग के साथ नहीं बता सकते थे आगे, तो हमने क्या किया, हिंदुओं के बताएंगे मुख्य तौर पर कौन कौन से हैं, 3 है। एक तो चित्रकूट है, तो सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे है। मंदिर या प्रमुख स्थल कौन कौन से, कामदगिरी पर्वत है, हनुमानधारा, भरतकूट है, रामघाट है, सीताकुंड है, आदि लगा दिया। ऐसे ही ओमकारेश्वर में खंडवा जिले में नर्मदा के किनारे, यहाँ पर लिख देना नर्मदा किनारे। ठीक है, प्रसिद्ध क्यों है, ज्योतिर्लिंग के लिए। मंदिर ममलेश्वर, इसी मंदिर को ममलेश्वर मंदिर कहते हैं। अन्य क्या है, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा मिलती है। फिर अगला है उज्जैन, क्षिप्रा नदी किनारे है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग स्थित है। मंदिर या प्रमुख स्थल कौन कौन से, गोपाल मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, गढ़कालिका मंदिर है, भैरवनाथ मंदिर है और हरिसिद्धि माता मंदिर है। अब सोनागिरी ये उसके आ गए, जैनों के आ गए।
मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर हैं और सेकंड नंबर पे मिलते हैं तो जैनों के मंदिर मिलते हैं। जैनों के मंदिर हर जगह हैं। खजुराहो में मिलते हैं क्या बताएं? खजुराहो में है ना मंदिर, बिल्कुल। तो जैनों के सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे, तो हमने जैनों के क्या रख दिया भाई, 2 मंदिर रख दिए। दतिया में स्थित है 108 मंदिर है। गोमटगिरी इंदौर में स्थित है, बाहुबली की 27 फीट ऊंची प्रतिमाएं। फिर सांची स्तूप ले लिया, रायसेन में स्थित है। स्तूप संख्या 1 में गौतम बुद्ध की तथा स्तूप संख्या 2 में गौतम बुद्ध के शिष्यों की, 10 शिष्यों की क्या है अवशेष रखे गए हैं। ठीक है। अब है जामा मस्जिद भोपाल में स्थित है, इस्लामी वास्तुकला में निर्मित और प्रमुख तीर्थ स्थल है यहाँ का मुस्लिमों के लिए। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा तो ग्वालियर में स्थित है, 6वें गुरु हरगोविंद साहब से संबंधित है। इनको जब छोड़ा गया था, हरगोविंद साहब को जहांगीर ने छोड़ा था, तो इनके हरगोविंद साहब ने कहा था कि साहब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ और भी राजा आएंगे, तो 52 राजा भी छूटे। तो वहीं क्या बना दी, उस परिसर में ही दाताबंदी छोड़ एक गुरुद्वारा बना दिया गया। ठीक है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष क्या देते हैं इसका। धार्मिक पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों और देशों में समृद्धि और गंतव्य का केंद्र बनाते हैं। भाई अगर उज्जैन मध्य प्रदेश में ना होता तो विदेश से और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते नहीं आते, ओमकारेश्वर नहीं होता तो नहीं आते। यहाँ पर दाताबंदी छोड़ भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सिखों के लिए, तो गंतव्य स्थल है। अब इस गंतव्य स्थल से हमें क्या लाभ मिलता है ये देखिए। इन स्थलों से आध्यात्मिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी होता है। तो हमारी जो भूमिका है और निष्कर्ष कैसे होनी चाहिए, थोड़ी सी होलिस्टिक देने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक? आज की क्लास थोड़ी छोटी है, ठीक है। आपके अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अब आप थोड़े से लेट जुड़े, क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। तो हमारी भूमिका जो होगी वो कैसी होगी, होलिस्टिक होगी, डाइवर्सिटी होगी, उसमें सारी जानकारी केवल भूमिका ही दे दे। निष्कर्ष भी ऐसा होगा जो हमें सारी जानकारी को क्या कर दे, उसका सार दे दे। भाई इन सब जानकारियों को का सार क्या है, एक तो भाई केंद्र बना रहे हैं पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए, और क्या कर रहे हैं, ये हमारे आर्थिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास से भी जुड़े हुए हैं। हम आचार्य शंकर की बना रहे हैं ना 108 फीट ऊंची, तो आध्यात्मिक केंद्र के रूप में बना रहे हैं। तो धार्मिक स्थल क्या होते हैं, हमारे आध्यात्मिक विकास का भी साइन होते हैं, ठीक है, स्थल होते हैं बस। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब थोड़ी सी ये, हाँ, अब क्लास छोटी करने का उद्देश्य क्या था कि हम थोड़ी सी ऐसे पे बात करेंगे। आप पुष्मिता पूछिए। और एक क्वेश्चन है क्या ना, जनसंख्या, हाँ वो उसको इसलिए छोड़ दिया, वो आप लिख लें जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव जो है क्या होते हैं संसाधनों पे। भाई आर्थिक संसाधनों पर किस तरीके से प्रभाव कर देते हैं, वो सिंपल है। और ये समय हम ऐसे पे खर्च करने के लिए हमने कोशिश की है कि ऐसे के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। सभी सुन लें, ठीक है, फिर समय उतना ही है, बोले सर। जैसे अभी आपने क्वेश्चन कहा ना सर, जैसे अभी टाइम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम फॉर दैट, तो सर इसको फॉर्मेट दे दिया करें आप, ताकि ना हम थोड़ा कंपेयर कर लें कि आपने गलती कहाँ करी है। ठीक है बिल्कुल, मैं आपको ऐसा करूंगा कि रिटर्न करके ही डाल दूंगा मैं, ठीक है, ग्रुप में वो आंसर भी डल जाएगा। ओके चलिए अब ऐसे पे बात कर लेते हैं। अब से मेनली जो क्लास रख रही थी वो ऐसे के लिए थी, अब से चले गए हैं और उनका मेंस है तो फोकस होता चले, फिर हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो रूपरेखा बना के लाऊंगा एक बढ़िया ऐसे की, आप लोग ऐसे की क्लास जरूर लें। आप उत्तम, ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे में वर्डिंग हम लोग को नहीं मिलती सर, मतलब शब्द जो है, हाँ उससे भी ज्यादा दिक्कत ये है कि आप जो है कनेक्टिविटी नहीं रख पाते हैं ऐसे में, ठीक है। वर्डिंग तो तब बात की बात है जब, हाँ जी बताएं। लैंग्वेज जब नहीं है तो हमारा फ्लो भी नहीं कर पाता है, हमें आता तो है लेकिन सिर्फ हिंदी में लिखना है तो सर फ्लो भी नहीं कर पाता। अरे न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ नहीं करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, हमारी वर्डिंग सही हो जाएगी। पुष्मिता आप बोलिए। सर ऐसे के लिए ना आप एक तो टॉपिक पहले बता दें प्लीज, ताकि हम लोग थोड़ा सा उस पर अपना ओवरव्यू रख सकें। नहीं हम ऐसे पे जनरल लेंगे कि ऐसे होता क्या है,
हमें उसको कैसे लिखना चाहिए। ऐसे के बारे में सब लोग क्या करते हैं, एक ऐसे लेके आ गए भाई, वो उस ऐसे से के, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नशीली दवाओं का ऐसे आ गया, तो नशीली दवाओं का जो ऐसे होगा वो आपको मैं बता दूंगा और आप लिख के लाएंगे, और मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे में ये लिखना है नशीली, तो नशीली दवाओं के लिए ऐसे है ना। हम जनरल ओवरव्यू लेंगे कि भाई ऐसे होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, और हमें कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि पॉइंट जो है इसमें क्या हो सकते थे, इसमें क्या हो सकते थे, इसमें ऐसे में क्या हो सकते थे, लेकिन उससे पहले बता भी दो कि ऐसे होता क्या है। हाँ, सबके हिसाब से बताएंगे भाई ऐसे होता क्या है, हमें क्या क्या लिखना चाहिए ऐसे में, ठीक है। मेन मोटिव क्या है ऐसे का, ऐसा तो नहीं जानकारी देना है, ठीक है, वो सब चीजें बताएंगे, ठीक है। चलो 9:30 बजे से फिर पवन सर की क्लास है सोशियोलॉजी की, उसको जरूर लेना, ठीक है। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।